नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस अनलॉक बाय हेमंत। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अगर कोई बीसी पार्टनर बनना चाहते हो या डीएसए बनना चाहते हो या फिनटेक खोलना चाहते हो या आप एक नई एनबीएफसी स्टार्ट करना चाहते हो। एचएफसी की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि एचएफसी लाइसेंस बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत कम रेयरली मिल रहा है। जिनको पहले मिल गया है उनको मिल गया है। साल भर का एचएफसी का जो लाइसेंस का है वो मतलब आरबीआई के वहाँ पे पूरा ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ही अवेलेबल होता है। तो मैं नॉर्मली आपको बोलूँगा कि आप डीएसए और बीसी पार्टनर, आपका फिनटेक और आपका एनबीएफसी। तो डीएसए और बीसी पार्टनर बनने के लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी बन सकते हो। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलिए, एमसीए के साइट पे उसे रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रार ऑफ अथॉरिटी से अगर वो अप्रूव हो जाता है तो आप वो काम कर लीजिए। फिनटेक अगर आपको बनाना है, फिनटेक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? फिनटेक बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी और ऐप वगैरह आपके पास होना चाहिए, जिससे आप डिजिटल में बैंकों के साथ को लेंडिंग और बैंकों के साथ आपका बीसी कॉरेस्पोंडेंट जो होता है वो आप कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको एमसीआई के साइट पे रजिस्टर करना चाहिए फिनटेक वगैरह, और आप इस पर कर सकते हो। प्लस आरबीआई का एक रिटर्न अप्रूवल आप ले सकते हो इसके लिए। वैसे मैंडेटरी नहीं है, बट दूसरा अगर बीइंग तीसरी एनबीएफसी खोलना है तो एनबीएफसी खोलने के लिए आपको आरबीआई लाइसेंस की जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लेंडिंग का मॉडल है। तो इसलिए आपको आरबीआई लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि 6 महीने में होता है। वो भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में होता है या लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में होता है, जैसा आप चाहो। तो 6 मंथ इसमें एक आपका बैंकर होना चाहिए। तो बैंकर वो मतलब रिच एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे मैं हूँ। तो आई कैन अप्लाई फॉर एनबीएफसी लाइसेंस, बट माई बैकअप इज़ नॉट अवेलेबल। तो आप उसमें एक बैंकर होना चाहिए। तो उसके बाद 6 महीने और नेट ओन फंड जैसे हम बोलते हैं 10 करोड़ रुपया आपका खुद का आपका कैपिटल होना चाहिए। तो ये आप आरबीआई में अप्लाई कीजिए। 6 महीने में आपका ड्यू डिलिजेंस के बाद आपको एनबीएफसी लाइसेंस मिल जाएगा। बट तभी इन बीच में आप इन्वेस्टर मीटिंग और आपका जो भी है मतलब बैकअप, आप कैपिटल कैसे अरेंज कराओगे, आपका जो फंड होगा वो कहाँ से आएगा जो आगे की लैंडिंग करेगा। क्योंकि 10 करोड़ नेट ओन फंड में अगर आपका लाइसेंस वगैरह अवेलेबल हो जाता है तो इसमें 5, 7, 10, 12 लाख तो आपकी ब्रांच एम्प्लॉय वगैरह हायरिंग, आपका बिजनेस सेट एनएसएम वगैरह हायरिंग करने में ही लग जाएगा। तो आप क्या लैंड करोगे? तो आप बैकअप में वो प्लानिंग कर लीजिए कि आपके पास कौन आपके पीछे है जो आपको सपोर्ट करेगा। तो ये आपका डीएसए पार्टनर और बीसी पार्टनर हो गया, और आपका फिनटेक हो गया, आपका एनबीएफसी हो गया। इनिशियली आप इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मैं आपको एनबीएफसी के बारे में बताता हूँ। एनबीएफसी में आपको एक डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 ब्रांच से ही स्टार्ट करना चाहिए। हार्डली 10 का स्टाफ आप रख सकते हैं, क्योंकि आज की मार्केट में काफ़ी कम्पिटिटिव है। तो अच्छा स्टाफ मिलना, उसको भी पैसे पे करने पड़ते हैं। तो एक ब्रांच से स्टार्ट कीजिए। एक बार आपका करीब 100 करोड़ का एयूएम पहुंच जाता है अगले 6-7 महीने में, तो फिर आप अपना एक्सपेंशन फिर आप क्लस्टर मैनेजमेंट कीजिए कि क्लस्टर चेक कीजिए कौन कौन से क्लस्टर में आपको ब्रांच डालना है। आप इमर्जिंग मार्केट में जा रहे हो, एफिलेंट मार्केट में जा रहे हो, नीश मार्केट में जा रहे हो, वो भी डिसाइड करता है एनबीएफसी को। तो वो सब सेट करने के बाद आप एक्सपांसन कीजिए। फिनटेक की मैं बात करूंगा, अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफ्रा वगैरह में आप बहुत एक्टिव और आपके पास वो सब सपोर्ट है, तो आप को लेंडिंग मॉडल में ज़्यादा जाइए। को लेंडिंग मॉडल और ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, ठीक है। और बीसी पार्टनर और डीएसए पार्टनर है तो ये आप फिनटेक वगैरह या आप एनबीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, और आप इसमें भी बड़ा बन सकते हैं। कोई आपको इसमें किसी का आरबीआई का परमिशन का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी इंफ्रा, आपकी सोर्सिंग हो सकती है, तो बैंक के साथ आप एनबीएफसी के साथ को लेंडिंग वगैरह कर सकते हैं। और आप भी अपना जो स्टार्टिंग है, मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि आप इमीडिएटली बड़ा ऑफिस, बड़ा स्टाफ, ये सब कुछ हायर कर दीजिए हाई लेवल पे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको ब्रेक इवन होना ज़रूरी है। 7 से 8 महीने में आपका ब्रेक इवन, और आपकी एयूएम का ग्रोथ और उसका एलटीवी। एयूएम क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, ठीक है, जो आपका आरओए डिसाइड करेगा। उसके बाद जो एलटीवी होता है, लाइफ टाइम वैल्यू होता है, क्योंकि वो तो ग्रॉस है एयूएम। तो उसमें से 20 से 25% आपका लोन बंद होता है या चर्निंग होता है, दूसरी जगह जाता है, तो आपका या डिलिक्वेंसीज में चला जाता है, तो आपका एलटीवी 80% रहता है। सपोज आपने अगर 100 करोड़ की एयूएम बनाई तो 80 करोड़ का आपका एलटीवी है, जिससे आपको प्रॉफिट गेन करना होता है, जिससे आपको आपका आरओए डिसाइड होता है। अब आप बोलोगे आरओए
ROE ये सब क्या है, ये मैं अगले टॉपिक में कवर करूँगा दोस्तों। आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी से आप मुझसे डायरेक्ट ईमेल कीजिए अगर आपको कहीं कोई अटकता है या कोई हेल्प है एज ए इंडिविजुअल, एज ए आपका बिजनेसमैन। आपका जो मैंने यहाँ बताया उस बारे में अगर कहीं भी आप अटक रहे हो तो आप मुझे प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।